हेलो दोस्तों, मैं हूं सुजीत चौधरी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी मैप विद सुजीत चौधरी में। दोस्तों, यूपी एनएचएम ने जो 2900 प्लस वाली वैकेंसी थी उसकी एडमिट कार्ड रिलीज कर दी है। आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं यूपी एनएचएम की ऑफिशियल वेबसाइट से। अगर आपको उसकी लिंक चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां से भी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो में मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐड किए हैं जो कि आपको हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में हेल्प करे। और दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये क्वेश्चन अच्छे लगे तो नीचे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमारा पहला क्वेश्चन है, यूरोबिलिनोजेन इन द यूरिन इज टेस्टेड बाय ऑप्शन ए सल्फर टेस्ट, ऑप्शन बी अर्लीच एल्डिहाइड reagent, ऑप्शन सी फुचस reagent या फिर ऑप्शन डी बेनेडिक्ट टेस्ट। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यूरिन में यूरोबिलिनोजेन जो हम डिटेक्शन करते हैं वो किस केमिकल या किस reagent का यूज करके हम करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी अर्लीच एल्डिहाइड reagent। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, हे सल्फर टेस्ट किसके लिए करते हैं? टेस्ट सल्फर टेस्ट हम करते हैं बाइल साल्ट के लिए। और दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी फुचस टेस्ट हम करते हैं बिलीरुबिन के लिए। यूरिन में बिलीरुबिन के डिटेक्शन के लिए हम फुचस रिएजेंट का यूज करते हैं। और दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी बेनेडिक्ट टेस्ट, ये तो आप सभी जानते होंगे कि जब यूरिन में शुगर को डिटेक्ट करना होता है तो हम बेनेडिक्ट टेस्ट का यूज करते हैं, यानी कि ग्लूकोज का जो टेस्ट होता है उसके लिए हम यूज करते हैं बेनेडिक्ट टेस्ट का। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे। हाउ मेनी परसेंट ऑफ बोविन एल्बुमिन इज यूज्ड इन टेस्टिंग आरएच ग्रुप? ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 12%, ऑप्शन सी 22% या फिर ऑप्शन डी 32%। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आरएच ग्रुप जो कि हम टेस्ट करते हैं तो उसमें कितने परसेंट बोविन एल्बुमिन यूज किया जाता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 22%, जो है बोविन एल्बुमिन हम आरएस ग्रुप वाले एंटीसीरा में यूज करते हैं। दोस्तों, आइए थोड़ा जान लेते हैं बोविन एल्बुमिन के बारे में। बोविन सीरम एल्बुमिन बीएसए या फिर फ्रैक्शन 5 is a serum albumin protein derived from cows. It is often used as a protein concentration standard in lab experiments. दोस्तों, BSA यानी कि बोविन सीरम एल्बुमिन, जिसे फ्रैक्शन 5 के नाम से भी जाना जाता है, ये प्रोटीन जो है हमें गाय से प्राप्त होता है। और दोस्तों, इसका जो यूज है वो लैब एक्सपेरिमेंट्स में किया जाता है, जिसमें कि हमारा आरएच ग्रुपिंग भी आता है। इसी के साथ ही दोस्तों बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। प्रोडक्शन ऑफ एंटी-डी एंटीबॉडीज इज सप्रेस्ड बाय गिविंग RHIG to a RHD negative mother within fill in the blanks hours of delivery. ऑप्शन ए 24 hours, ऑप्शन बी 48 hours, ऑप्शन सी 72 hours या फिर ऑप्शन डी 96 hours। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें जो खाली स्थान है उसको भरना है। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि डिलीवरी के कितने घंटों के अंतराल पे हम RH-D नेगेटिव मदर को एंटी डी या फिर RH इम्यूनोग्लोबुलिन का इंजेक्शन दे सकते हैं, जिससे कि जो एंटी डी एंटीबॉडीज होता है उसके प्रोडक्शन को रोका जा सके। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। Kel blood group system has how many antigens? Option A 15, option B
25, ऑप्शन सी 35 या फिर ऑप्शन डी 45। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि केल ब्लड ग्रुप सिस्टम में कितने एंटीजेंस होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 25 एंटीजन जो है दोस्तों केल ब्लड ग्रुप सिस्टम में होते हैं। आइए देखते हैं केल ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में नेक्स्ट स्लाइड पे। केल ब्लड ग्रुप सिस्टम, these erythrocyte antigens are the third most potent immunogenic antigen after ABO and RS system and are defined by an immune antibody anti-K. It was first noticed in the serum by Mrs. Kelecher. She reacted to the erythrocytes of her newborn infant, resulting in hemolytic reactions. Since then, 25 gal antigen have been discovered. Anti-K antibody causes severe hemolytic disease of the fetus and newborn and hemolytic transfusion reactions. तो दोस्तों ये तीसरा सबसे अधिक पोटेंट इम्यूनोजेनिक एंटीजन है। तो तीसरा है तो पहला कौन सा है? पहला है दोस्तों एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, दूसरा है आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम और तीसरा हमारा केल ब्लड ग्रुप सिस्टम है। तो दोस्तों इसकी जो खोज है वो किया था किसने? मिसेस केलेचर ने। इन्होंने अपने न्यू बॉर्न इन्फेंट में जो इनके आरबीसी थी उसके ऊपर देखा कि कुछ जो है हिमोलिटिक रिएक्शन हो रहा है और तभी ये 25 प्रकार के जो एंटीजन है केल एंटीजन इसकी खोज हुई। दोस्तों एंटी के जो है हमारा इम्यून एंटीबॉडी, ये जो है केल ब्लड ग्रुप सिस्टम को डिफाइन करता है और इसकी वजह से जो है बच्चों में फेटस एंड न्यूबॉर्न में जो है हिमोलिटिक डिजीज हो जाते हैं या फिर हिमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन भी हो जाता है इसकी वजह से। इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ब्लड ग्रुप सिस्टम, at present 33 blood group system representing over 300 antigens are listed by the International Society of Blood Transfusion। तो दोस्तों अगर बात की जाए ब्लड ग्रुप सिस्टम की तो कितने प्रकार के ब्लड ग्रुप सिस्टम होते हैं? तो अभी तक 33 प्रकार के ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है रिप्रेजेंट किए गए हैं और जिसमें 300 प्रकार के एंटीजेंस या 300 से अधिक ओवर 300 एंटीजन जो है लिस्टेड हैं यानी कि लिस्ट किए गए हैं। और दोस्तों इसमें जो है सबसे बड़ा योगदान है इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन का। तो दोस्तों ये देखिए नीचे कुछ दिए हुए हैं ब्लड ग्रुप सिस्टम के नाम, सिंबल, नंबर ऑफ एंटीजेंस, जीन नेम दिया हुआ है एंड क्रोमोसोम दिया हुआ है। तो पहला है हमारा एबीओ, इसका सिंबल है एबीओ। इसके एंटीजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। जीन नेम क्या है? एबीओ है। क्रोमोसोम कितने होते हैं? 9। MNS 43, नंबर ऑफ जीन्स, जीन नेम GYPA, GYPB एंड GYPE। इसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं? 4 क्रोमोसोम होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों P, इसका सिंबल है P1 और इसमें एंटीजन होते हैं 1। जीन नेम P1, इसमें क्रोमोसोम होते हैं 22। रेसस यानी कि RH, इसमें दोस्तों एंटीजन होते हैं 49। जीन नेम RHD, RHCE और इसमें क्रोमोसोम कितने होते हैं? 1 होता है। दूसरा है लूथरन, सिंबल है LU, नंबर ऑफ एंटीजन 20, जीन नेम LU, क्रोमोसोम 19। नेक्स्ट है दोस्तों केल, और इसको जो है हम KEL के सिंबल से डिनोट करते हैं और जो इसका नंबर ऑफ एंटीजन है वो है 25। जीन नेम KEL केल एंड क्रोमोसोम 7। नेक्स्ट है लिवाइस लिविस, इसको हम LE के सिंबल से डिनोट करते हैं। और दोस्तों इसमें कितने
एंटीजन होते हैं 6 होते हैं। जीन नेम FUT3, क्रोमोसोम 19। नेक्स्ट है डफी, इसको हम FY के सिंबल से जो है डिनोट करते हैं, और एंटीजन जो है 6 होते हैं। जीन नेम FY, क्रोमोसोम 1। नेक्स्ट है किड, इसको हम JK के सिंबल से डिनोट करते हैं, और एंटीजन है 3। जीन नेम SLC14A1, और इसमें जो क्रोमोसोम है वो 18 होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थिक फिल्म आर यूज्ड फॉर, ऑप्शन ए फॉर MP एंड माइक्रोफाइलेरिया, ऑप्शन बी फॉर DLC, ऑप्शन सी फॉर बोन मैरो एग्जामिनेशन, या फिर ऑप्शन डी TLC। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, फॉर MP एंड माइक्रोफाइलेरिया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो हम थिक स्लाइड बनाते हैं वो किसके लिए यूज होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मलेरिया पैरासाइट या फिर माइक्रोफाइलेरिया के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन विच टाइप ऑफ क्रॉस मैचिंग रेसिपिएंट्स रेड सेल इज मिक्स्ड विद डोनर सीरम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किस प्रकार के क्रॉस मैच में हम रेसिपिएंट का रेड सेल लेते हैं और डोनर का सीरम लेते हैं। तो इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन ए मेजर क्रॉस मैचिंग, ऑप्शन बी माइनर क्रॉस मैचिंग, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी ऑप्शंस, या फिर ऑप्शन डी नन ऑप्शंस। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, माइनर क्रॉस मैचिंग। तो दोस्तों जब हम रेसिपिएंट का रेड सेल लेते हैं यानी कि आर सेल RC एंड डोनर सीरम यानी कि D एंड S डोनर सीरम, तो ये हो जाता है हमारा माइनर क्रॉस मैचिंग। और जब हम डोनर का सेल लेते हैं और रेसिपिएंट का सीरम लेते हैं और इसको मिक्स करते हैं, तो ये हमारा हो जाता है मेजर क्रॉस मैचिंग। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वॉन विलेब्रेंड्स डिजीज और इन फैक्टर 13 deficiency, which blood product is used? ऑप्शन ए fresh frozen plasma, ऑप्शन बी cryoprecipitate, ऑप्शन सी रेड ब्लड सेल, या फिर ऑप्शन डी डीग्लिसरोलाइज्ड ब्लड। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, क्रायोप्रेसिपिटेट है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वॉन विलेब्रेंड्स डिजीज यानी कि वॉन विलेब्रेंड डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए, या फिर फैक्टर 13 यानी कि फैक्टर 13 डेफिशिएंसी के लिए ब्लड का कौन सा प्रोडक्ट यूज किया जाता है। तो इसमें जो है क्रायोप्रेसिपिटेट यूज किया जाता है। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा नहीं, रेड ब्लड सेल नहीं, डी ग्लिसराइज्ड जो है ब्लड नहीं, क्रायोप्रेसिपिटेट। तो आइए जानते हैं दोस्तों इनके बारे में। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा जिसको हम FFP भी कहते हैं, is a blood product made from the liquid portion of whole blood. It is used to treat conditions in which there are low blood clotting factors or low levels of other blood proteins. दोस्तों जो हमारा FFP है ये पूरे ब्लड का यानी कि होल ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है। और दोस्तों इसका जो यूज है वो किस कंडीशन में करते हैं, वो करते हैं कब, जब ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हमारी बॉडी में काफी कम हो जाते हैं या फिर जो ब्लड प्रोटीन्स होते हैं उनका लेवल काफी कम हो जाता है, तब हम पेशेंट को FFP ट्रांसफ्यूज करते हैं। क्रायोप्रेसिपिटेट, क्रायोप्रेसिपिटेट क्या होता है दोस्तों? आल्सो कॉल्ड क्रायो फॉर शॉर्ट, इज अ frozen blood product prepared from blood plasma
To create cryoprecipitate, fresh frozen plasma thawed to 1 to 6 degrees centigrade is then centrifuged and the precipitate is collected. तो दोस्तों क्रायो प्रेसिपिटेट को हम शॉर्टकट में क्रायो भी कहते हैं और ये क्या होता है, इट इज अ फ्रोजन ब्लड प्रोडक्ट। तो दोस्तों जब हम ब्लड प्लाज्मा को यानी कि जो हमारा एफएफपी होता है उसको हम 1 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रीज में रखते हैं, फिर उसके बाद हम इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, उसके बाद हमें क्रायोप्रेसिपिटेट जो है मिलता है। Deglycerolized blood. This term refers to thawed, previously frozen red blood cell product processed to remove glycerol prior to transfusion. Glycerol protects RBCs during freezing and thawing, but it can cause hemolysis if not removed before transfusion. तो दोस्तों डीग्लिसरॉलाइज्ड ब्लड क्या होता है, ये होता है हमारा पहले से फ्रोजन किया हुआ रेड ब्लड सेल जिसमें से हम ग्लिसरॉल को निकाल लेते हैं यानी कि रिमूव कर लेते हैं ट्रांसफ्यूजन से पहले। तो दोस्तों ग्लिसरॉल क्या होता है, ग्लिसरॉल जो है प्रोटेक्ट करता है आरबीसी को जमने से और पिघलने से, बट इट कैन कॉज हिमोलिसिस, लेकिन ये जो है हिमोलिसिस का कारण बनता है, इस वजह से हम इसको ट्रांसफ्यूजन से पहले रिमूव कर लेते हैं। इसी के साथ ही दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ब्लड ग्रुप एंटीजेंस आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ ऑप्शन ए आरबीसी, ऑप्शन बी डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन सी प्लाज्मा या फिर ऑप्शन डी प्लेटलेट्स। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो हमारा ब्लड ग्रुप एंटीजेंस होता है वो किसके सरफेस पे पाया जाता है, किसके सतह पे पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, आरबीसी के सरफेस पे होता है। तो दोस्तों ये जैसे है हमारा आरबीसी है तो इसके ऊपर सरफेस पे जो है ऐसे एंटीजन होते हैं। इसी के साथ ही दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मच अमाउंट ऑफ CPDA इज नीडेड फॉर 301 ml ऑफ ब्लड। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 301 ml ब्लड में हमें कितने ml CPDA यानी कि जो एंटीकोगुलेंट होता है हमारा वो चाहिए होता है। ऑप्शन ए 35 ml, ऑप्शन बी 49 ml, ऑप्शन सी 60 ml या फिर ऑप्शन डी 39 ml। तो दोस्तों CPDA का फुल फॉर्म क्या होता है, सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज एडेनिन। ये क्या होता है, ये होता है एंटीकोगुलेंट और जिसका यूज ब्लड बैंक में किया जाता है। तो दोस्तों 301 ml ब्लड पे हमें चाहिए होता है 49 ml CPDA, जिसको मिला के ये 350 ml होल ब्लड बन जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही दोस्तों हम एक और एंटीकोगुलेंट का यूज करते हैं ब्लड बैंक में, तो उसका क्या नाम होता है आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, प्लेटलेट्स आर स्टोर्ड इन ऑप्शन ए 22 ± 2 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी -4 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी -2 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर ऑप्शन डी -37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोस्तों प्लेटलेट को हम कितने टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए 22 ± 2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोस्तों इसी के साथ ही आज की वीडियो होती है हमारी समाप्त। लाइक द वीडियो इफ इट्स बेनिफिशियल फॉर यू, leave comment in the comment box for any queries, share in your friend circle if you like this video's question and answer, and don't forget to subscribe our YouTube channel। तो दोस्तों वीडियो अगर आपके लिए फायदेमंद हो तो लाइक के बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। अगर कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ ही दोस्तों अगर क्वेश्चन एंड आंसर की वीडियो हमारी
आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप नए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, थैंक यू सो मच।